नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे सामने भारत की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी विप्रो की कहानी है। हमारे पास कंपनी की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट है, इक्विटी मास्टर का एक गहरा विश्लेषण है और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियों की राय भी है। तो हमारा मिशन है इन सब को मिलाकर विप्रो की असली सेहत का पता लगाना। और सबसे बड़ा सवाल यह है, विप्रो का रेवेन्यू मतलब बिक्री तो हाल में गिरी है, लेकिन मुनाफा आसमान छू रहा है। ये पहली क्या है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। और ये पहेली ही इस पूरे विश्लेषण को इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ घटती बिक्री एक खतरे की घंटी लगती है ना? तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ मुनाफा ये बताता है कि कंपनी शायद कुछ कुछ बहुत स्मार्ट कर रही है। हमारा काम इन सभी स्रोतों की धागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना है कि विप्रो असल में किस रास्ते पर है। क्या ये मुश्किल में है या एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा? बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत आंकड़ों से करते हैं। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड क्या कहता है? स्रोतों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 2023 तक विप्रो मतलब रॉकेट की तरह बढ़ा। लेकिन फिर वित्त वर्ष 2024 और 2025 में रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और रेवेन्यू में मामूली गिरावट आई। वित्त वर्ष 2025 में रेवेन्यू लगभग 89,091 करोड़ रुपए था। पहली नजर में ये किसी भी निवेशक के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। और यहीं पर कहानी में पहला मोड़ आता है। रेवेन्यू में इस गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में विप्रो का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ 18.9% बढ़ गया। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। अब सवाल ये है कि जब बिक्री कम हुई तो मुनाफा कैसे बढ़ा? स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं। एक, कंपनी ने अपने काम करने का तरीका सुधारा और खर्चों पर लगाम कसी, और दूसरी, अन्य आय यानी अदर इनकम में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। एक मिनट, ये अदर इनकम कहाँ से आया? मतलब ये तो कंपनी के मेन बिजनेस से नहीं है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी और उससे मिले पैसे को मुनाफा दिखा दिया? ये आंकड़ा तो पूरी कहानी को बदल सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही एक गहरे विश्लेषण की पहचान है। देखिए, स्रोतों में इसका पूरा ब्यौरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन आमतौर पे अदर इनकम में निवेश से हुई कमाई या करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव से हुआ फायदा, ऐसी चीजें शामिल होती हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये मुनाफा कंपनी के रोज़ के काम से नहीं आया है और इसलिए इसे स्थायी नहीं माना जा सकता। ये एक तरह का बोनस है, सैलरी नहीं। तो हाँ, मुनाफे का एक हिस्सा ऐसा है जो शायद अगली बार न मिले। अच्छा, तो ये तस्वीर को थोड़ा और साफ करता है। लेकिन मुनाफे की कहानी का जो दूसरा हिस्सा है यानी खर्चों पर लगाम कसना, वो तो कंपनी की असली काबिलियत दिखाता है। इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे स्रोतों में दिखी, वो है कंपनी का कैश फ्लो। वित्त वर्ष 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट इनकम का 128.2% था। ये आंकड़ा तो बहुत ही शानदार लगता है। ये शानदार है और बेहद जरूरी भी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उस दुकान की तरह है जिसकी बिक्री भले ही पिछले महीने से थोड़ी कम हुई हो, लेकिन वो अपने ग्राहकों से पैसे वसूलने और अपने उधार चुकाने में इतनी माहिर है कि उसके गले में पहले से ज्यादा कैश पड़ा है। ये दिखाता है कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। उसके पास अपने रोजमर्रा के खर्चों, कर्मचारियों की तनख्वाह और नए निवेश के लिए भरपूर नकदी है। बाजार के उतार चढ़ाव में कैश ही राजा होता है। तो अब तक की तस्वीर ये है कि बिक्री की चुनौती असली है, लेकिन कंपनी अंदर से फाइनेंशियली बहुत मजबूत है। मुनाफा बढ़ा है, हालांकि उसका एक हिस्सा वो वन टाइम हो सकता है और कैश का मैनेजमेंट कमाल का है, बढ़कर 17.1% हो गया है। अच्छा, इस 17.1% मार्जिन को अगर आसान भाषा में समझना हो तो मतलब ये हुआ कि हर 100 रुपए की कमाई पर सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर बेचने तक के सारे सीधे खर्चे निकालकर कंपनी 17 रुपए 10 पैसे बचा रही है। ये तो इस मुश्किल बाजार में काफी अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि अदर इनकम के बोनस के बिना भी कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से अच्छा खासा पैसा कमा रही है। वो अपनी परियोजनाओं को ज्यादा कुशलता से चला रही है। तो कुल मिलाकर पहली तस्वीर मिली जुली है। बाहर से थोड़ी चुनौती, लेकिन अंदर से काफी मजबूती। ठीक है, तो अब इस मजबूती के पीछे की वजहों को खोदते हैं। कंपनी ऐसा क्या सही कर रही है? स्रोतों में एक चीज बार बार उभर कर आ रही है, लार्ज डील बुकिंग्स यानी बड़े सौदों को हासिल करना। वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में इसमें 48.5% की भारी उछाल आई। इसका मतलब साफ है कि बड़े बड़े ग्राहक लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए विप्रो पर भरोसा जता रहे हैं। और यहाँ जो आकर्षक बात है
वो ये कि ये सौदे सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये अलग तरह के हैं। ये सीधे तौर पर कंपनी की AI फर्स्ट रणनीति से जुड़े हैं। विप्रो अब सिर्फ बैक ऑफिस का काम नहीं कर रहा, वो अपने ग्राहकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ले जाने का वादा कर रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी भविष्य के लिए रेवेन्यू की एक नई और मजबूत धारा बना रही है, भले ही मौजूदा रेवेन्यू थोड़ा धीमा दिख रहा हो। यानी विप्रो अपने ग्राहकों को सिर्फ सस्ता मेंटेनेंस नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक बेच रहा है। यहीं से असली पैसा और इज्जत दोनों आएगी, अगर ये दांव चल गया तो। बिल्कुल, ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। वो आज की छोटी मोटी गिरावट को कल की बड़ी छलांग के लिए नजरअंदाज कर रहे हैं और इस वित्तीय मजबूती को बाहरी एजेंसियां भी मान रही हैं। फिच रेटिंग्स ने विप्रो को A- की स्थिर क्रेडिट रेटिंग दी है। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है कि कंपनी आर्थिक रूप से भरोसेमंद है और अपने कर्ज आसानी से चुका सकती है। और ये रेटिंग इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि जब किसी कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा हो तो बाजार में ये फुसफुसाहट शुरू हो सकती है कि कंपनी संकट में है। ये रेटिंग उस डर को शांत करती है और निवेशकों और ग्राहकों को भरोसा दिलाती है। सही कहा, ये एक स्टेबिलिटी का संकेत है जो ऐसे अनिश्चित समय में बहुत कीमती होता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हर कहानी में एक विलन होता है। यहाँ चुनौती और जोखिम क्या है? सबसे बड़ी चिंता तो वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, रेवेन्यू में गिरावट। स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे क्या कारण है? कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा है व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, यानी मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। मतलब दुनिया भर की कंपनियां, चाहे वो अमेरिका में हों या यूरोप में हों, थोड़ी डरी हुई हैं। उन्हें मंदी का डर है, इसलिए वो नए और बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करने से बच रही हैं। वो कह रही हैं, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, अगले साल देखेंगे। और यही विप्रो की ग्रोथ को रोक रहा है। और जाहिर है मुकाबला भी कड़ा होगा। TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी तो उसी ग्राहक के दरवाजे पर खड़ी होंगी। बिल्कुल, मुकाबला बहुत तगड़ा है। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात मुझे स्रोतों में लगी वो विप्रो की अपनी भविष्यवाणी है। कंपनी ने खुद अगली तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए रेवेन्यू में 1.5% से 3.5% की और गिरावट का अनुमान लगाया है। ये कोई बाहरी विश्लेषक नहीं कह रहा, ये कंपनी का मैनेजमेंट खुद मान रहा है। ये तो एक सीधी चेतावनी है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को भी लगता है कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। वे बाजार को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। हाँ, ये एक तरह से ईमानदारी भी है। वो कह रहे हैं कि हालात सुधरने में अभी कुछ और समय लग सकता है। ये निवेशकों के लिए एक जरूरी संकेत है कि वो फौरन किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? एक तरफ AI पर बड़ा दाव और मजबूत फाइनेंस, दूसरी तरफ घटता रेवेन्यू और अनिश्चित बाजार। इन सबको मिलाकर अगले 5 साल की तस्वीर कैसी बनती है? विश्लेषण इसके लिए 2 रास्ते दिखाता है। हाँ, चलिए इन 2 संभावित भविष्य पर बात करते हैं। पहला है बुनियादी परिदृश्य या बेस केस। ये मानता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आएगी और कंपनियां फिर से IT पर खर्च करना शुरू कर देंगी। इस परिदृश्य में विप्रो के रेवेन्यू में सालाना 4 से 6% की सामान्य वृद्धि का अनुमान है। ये फिच के लगभग 4.5% के अनुमान के काफी करीब है। ये एक ठीक-ठाक लेकिन कोई बहुत रोमांचक भविष्य नहीं है। और दूसरा ज्यादा दिलचस्प रास्ता क्या है? दूसरा है आशावादी परिदृश्य या ऑप्टिमिस्टिक केस। ये इस शर्त पर आधारित है कि AI पर कंपनी का जो बड़ा दाव है वो पूरी तरह से सफल हो जाता है। अगर विप्रो अपने बड़े AI सौदों को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है और दुनिया को ये दिखा पाता है कि वो इस नई तकनीक का बादशाह है, तो रेवेन्यू में सालाना 7 से 9% की शानदार वृद्धि हो सकती है। लेकिन क्या ये आशावादी परिदृश्य यथार्थवादी लगता है? 7 से 9% की वृद्धि एक बहुत बड़ी छलांग है, खासकर जब आप अभी नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। क्या स्रोतों में कोई ठोस सबूत है कि विप्रो वास्तव में ऐसा कर सकता है, या ये सिर्फ एक अच्छी उम्मीद है? यही $1 मिलियन सवाल है। सबूत है लार्ज डील बुकिंग्स में 48.5% का उछाल। ये दिखाता है कि इरादा और शुरुआत दोनों मजबूत है। लेकिन ये आशावादी सिनारियो एक बड़े अगर पर टिका है। अगर वो इन सौदों को ठीक से लागू कर पाए, यहीं पर निष्पादन रिस्क या एग्जीक्यूशन रिस्क आता है। योजना बनाना एक बात है, उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो आप देख सकते हैं, एक सामान्य भविष्य और एक शानदार भविष्य के बीच का अंतर
पूरी तरह से विप्रो की एआई रणनीति की सफलता पर टिका है। ये बहुत साफ है। रेवेन्यू की कहानी तो एआई पर टिके है, लेकिन मुनाफे और कैश का भविष्य कैसा दिखता है? क्या वो मजबूत बने रहेंगे? सीमा में बने रहेंगे। कंपनी खर्चों पर नियंत्रण रखना जारी रखेगी। हालांकि एआई और नई प्रतिभाओं पर भारी निवेश के कारण नेट प्रॉफिट मार्जिन शायद 13 से 15% के आसपास ही रहेगा। मतलब कंपनी जो भी अतिरिक्त पैसा कमाएगी उसे वापस बिजनेस में ही लगा देगी। और जो मजबूत कैश फ्लो है उसका क्या होगा? अगर मेरे पास इतना कैश होता तो मैं शायद अपने शेयर धारकों में बांट देता। क्या विप्रो भी यही सोच रहा है या उनके पास कोई और बड़ा प्लान है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोतों के मुताबिक उस नकदी का इस्तेमाल 3 मुख्य तरीकों से होने की उम्मीद है। पहला, जैसा मैंने कहा, एआई और डिजिटल क्षमताओं में और ज्यादा निवेश करने के लिए। दूसरा, छोटी होशियार कंपनियों को खरीदने के लिए, जैसा कि फिच को भी उम्मीद है, ताकि नई तकनीक और विशेषज्ञता हासिल की जा सके। और तीसरा, आपकी बात बिल्कुल सही है, शेयर धारकों को लाभांश या शेयर बायबैक के जरिए रिटर्न देने के लिए। तो कंपनी संतुलन बनाने की कोशिश करेगी, भविष्य के लिए निवेश भी और आज के निवेशकों को खुश भी रखना। लेकिन ये भविष्य की कोई गारंटी तो नहीं है। जाहिर है इन अनुमानों से जुड़े कुछ बड़े जोखिम भी होंगे। आशावादी परिदृश्य के रास्ते में कौन से रोड़े आ सकते हैं? बिल्कुल, स्रोत कई जोखिमों की सूची बनाते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है एक लंबी वैश्विक आर्थिक मंदी। अगर दुनिया भर में आईटी खर्च लंबे समय तक कमजोर रहता है तो विप्रो चाहे कितनी भी अच्छी एआई रणनीति बना ले, ग्राहक उसे खरीदेंगे ही नहीं। दूसरा बड़ा जोखिम है एआई रणनीति का उम्मीद के मुताबिक परिणाम न देना। ये वही एग्जीक्यूशन रिस्क है। क्या विप्रो सही लोगों को नौकरी पर रख पाएगा? क्या वो वादे के मुताबिक नतीजे दे पाएगा? और कंपनी के अंदरूनी जोखिम क्या है? वहां भी चुनौतियां हैं। कुशल प्रतिभा की बढ़ती लागत एक लगातार बना रहने वाला जोखिम है। ये एक तरह की नीलामी है। एआई के जादूगर बहुत कम है और हर कंपनी, गूगल से लेकर इन्फोसिस तक, उन्हें अपनी टीम में चाहती है। विप्रो को उन्हें अपनी कंपनी में लाने और बनाए रखने के लिए अपनी जेब बहुत ढीली करनी पड़ेगी, जिससे मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। और आखिर में करेंसी के रेट का उतार चढ़ाव। हाँ, ये हमेशा एक मुद्दा रहता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आज डॉलर 80 रुपए का है और कल 78 का हो जाए, तो विप्रो की कमाई भारत में कागज पर अपने आप कम हो जाती है, भले ही उन्होंने अमेरिका में उतना ही काम किया हो। एकदम सही। तो ये स्पष्ट है कि आगे का रास्ता उम्मीदों से भरा है, लेकिन महत्वपूर्ण बाधाएं भी हैं। वाह, हमने काफी कुछ देख लिया। घटती बिक्री, बढ़ता मुनाफा, अदर इनकम का रहस्य, एआई का बड़ा दांव और वैश्विक मंदी का डर। अगर इन सब धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? इस विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या है? अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो एक ऐसी कंपनी की तस्वीर उभरती है जो एक बड़े चौराहे पर खड़ी है। वो एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ये एक पारंपरिक आईटी सेवा मॉडल से, जो कि भरोसेमंद लेकिन धीमे गति वाला है, एक एआई आधारित भविष्य की ओर छलांग लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि रोमांचक लेकिन अनिश्चित है। यानी एक तरफ विप्रो मजबूत वित्तीय अनुशासन, बढ़ता हुआ मुनाफा और एआई पर केंद्रित एक स्मार्ट भविष्य की रणनीति दिखा रहा है, और दूसरी ओर वो तत्काल रेवेन्यू चुनौतियों, एक अनिश्चित वैश्विक बाजार और एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी माहौल में जबरदस्त एग्जीक्यूशन रिस्क का सामना कर रहा है। ये संभावित दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द सहने का एक क्लासिक मामला है। कंपनी अपनी छोटी अवधि की वृद्धि को दांव पर लगा रही है ताकि भविष्य में एक बड़ी छलांग लगा सके। तो ये कोई सरल खरीदें या बेचें वाली कहानी नहीं है। ये एक चौराहे पर खड़ी कंपनी की एक जटिल तस्वीर है, जिसके दोनों रास्तों के लिए मजबूत तर्क दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण भविष्य के विकास के इंजन के रूप में विप्रो की एआई रणनीति पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ये एक व्यापक सवाल उठाता है, एआई फर्स्ट बनने की इस दौड़ में उस विशाल पारंपरिक आईटी सेवा व्यवसाय का क्या होता है, जो अभी भी कंपनी का मूल आधार है और ज्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है। क्या कोई कंपनी एक ही समय में 2 घोड़ों की सवारी सफलतापूर्वक कर सकती है? अपने पुराने स्थापित व्यवसाय को बनाए रखते हुए आक्रामक रूप से एक नया और अनिश्चित व्यवसाय बनाना, खासकर जब बाजार खुद अनिश्चित हो। ये चुनौती सिर्फ विप्रो के लिए नहीं, बल्कि पूरे आईटी उद्योग के लिए है।